2026 की शुरुआत हो रही है और इसके पहले अब ये जानना जरूरी है कि 2025 में भारत की उपलब्धियां क्या रही। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2025 की आखिरी मन की बात कार्यक्रम में भारत की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बताया है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। एक एक दो पॉइंट में जानते हैं कुछ खास बातें क्या क्या रही। नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के इस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं केवल आपके सामने। और देखिए, शुरुआत करते हैं। पहली उपलब्धि जो उन्होंने बताई, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने 2025 में यह दिखा दिया कि अगर आप भारत की तरफ देखते हैं, भारत की तरफ आप कुछ प्लान करते हैं, कुछ उसके खिलाफ सोचते हैं, तो भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता है कि पहलगाम अटैक जब हुआ था उसके बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पीओके में हमला किया गया। फिर उसके बाद वंदे मातरम के 150 वर्ष 7 नवंबर को, याद रखिएगा 7 नवंबर 1875 को कहा जाता है कि वंदे मातरम जो है उसका पहली बार प्रकाशन हुआ था। बंकिम चंद्र जी ने किया था। और यहां पे ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आनंद मठ में उन्होंने इसको अपने रखा हुआ है। तो आनंद मठ 1882 के वर्ष के साथ आता है, लेकिन 1875 में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आनंद मठ का संबंध है बंगाल में जो अकाल पड़ा था और जो सन्यासी विद्रोह है उससे संबंधित है। अब अगली बात आती है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स की। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दृष्टि आईएएस आपका भरोसेमंद साथी है। और इस भरोसेमंद साथी के साथ आप कभी भी और कहीं भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि दृष्टि आईएएस का यह लाइव ऑनलाइन कोर्स है। आप अपने मोबाइल पर, दृष्टि आईएएस की एक ऐप है, दृष्टि लर्निंग ऐप, याद रखिएगा आपके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होगी, दृष्टि लर्निंग ऐप, और इसमें ये कोर्स मिलेगा। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपके जीएस की एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इस कोर्स से। और खास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ क्लासेस नहीं मिलती हैं, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलता है, आपको टेस्ट भी मिलता है। कोई डाउट हो तो आप लाइव चैट का ऑप्शन है, आप फैकल्टी से, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे उनसे सवाल भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेगा, वो हार्ड कॉपी में मिलेगा, कलर बुकलेट्स मिलेंगी। ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो आपको इसके बारे में जानना है, उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये बता दूं कि फीस इसकी है सिर्फ 24,999 रुपए। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। नंबर है 8750187501। चलिए, ये तो बात रही इस कोर्स के बारे में जो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। अब आगे हम देख लेते हैं कि आखिर अगली उपलब्धि क्या है। तो विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति। अब आपको पता है कि कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए। अब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले व्यक्ति बने। राकेश शर्मा जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन अब भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर गए। और बड़ी बात है कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत खुद से अपने इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष में लोगों को लेके जाना चाहता है। तो ये अभी भारतीय मिशन नहीं था, ये एक्सियोम मिशन था। एक्सियोम मिशन जो है इसमें अमेरिका सहित 4 देशों के एस्ट्रोनॉट गए थे। अब एक्सियोम 4 इसका नाम था और लोअर अर्थ ऑर्बिट में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है। तो याद रखिएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। फिर उसके बाद स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या है? देखिए, जितने भारत के प्रमुख मंत्रालय हैं और उनसे जुड़े हुए विभाग हैं, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाने में आज के युवा क्या उनकी मदद कर सकते हैं, ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 में दिखाई दिया। तो यहाँ पे कई छात्रों ने हिस्सा लिया और वहां पे सरकारी विभागों की बहुत सारी समस्याएं थी। एक बड़ी समस्या देखिए क्या है, ट्रैफिक की समस्या हमारे देश में है, साइबर सुरक्षा की समस्या है। तो यहाँ पे क्या समाधान निकाला जा सकता है, उसमें विद्यार्थियों ने अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स दिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा इस साल। फिर उसके बाद हम देखें तो बहुत सारी चीजों में बात हुई। इस बार कुंभ पर भी बात हुई कि देश में कुंभ। अब एक तरफ देखिए संस्कृति की बात हो रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं विज्ञान की बात हो रही है, तीसरी तरफ खेल की भी बात होगी, चौथी तरफ अर्थव्यवस्था की बात होगी, सारी बातें होंगी। तो देखिए प्रोजेक्ट चीता 2022 में नामीबिया से और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए। और वो चीते जो लाए गए तो अफ्रीकी चीते थे, क्योंकि भारत में चीते विलुप्त हो चुके थे। तो अब
भारत में जो चीते हैं अफ्रीकी चीते हैं, लेकिन अब भारत में जो चीते लाए गए थे उनके भी बच्चे हो चुके हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद खेल जगत में देखें तो आईसीसी ट्रॉफी जीती भारतीय पुरुष टीम में। उसके बाद देखें तो महिला क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता पहली बार। और उसके बाद एक और उपलब्धि की जो विमेंस ब्लाइंड वर्ल्ड कप है उसमें भी T20 में, एशिया का जो T20 है उसमें, वर्ल्ड कप का मतलब क्या है, एशिया T20 कप में भी, दोनों में उन्होंने जीता। अब उसके बाद आती है सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक गौरव। जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक तरफ आपको संस्कृति भी दिखेगी और दूसरी तरफ आपको विज्ञान भी दिखेगा, तीसरी तरफ खेल भी दिखेंगे, स्पोर्ट्स दिखेगा और बाकी चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे अब महाकुंभ मनाया गया, आपको पता है प्रयागराज में 4 जगहों पर कुंभ मनाया जाता है, इस बार कहाँ था, प्रयागराज में था। तो 12 साल में हर जगह रिपीट होता है, तो कुछ कुछ सालों के गैप में, तो वो कुछ कुछ सालों में कहाँ कहाँ होता रहता है वो गैप आपको समझ में आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि वो होता कहाँ पे है, तो एक तो प्रयागराज हो गया गंगा नदी के किनारे, दूसरा नासिक में देखिए एक होता है गोदावरी नदी के किनारे, फिर उसके बाद देखेंगे तो उज्जैन में शिप्रा नदी और हरिद्वार में भी गंगा नदी, इन 4 जगहों पर होता है। फिर अयोध्या के राम मंदिर की बात करें, वहां पे भी झंडा फहराने का एक कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद काशी तमिल संगमम, देखिए आपको ये पता होगा कि तमिल सीखने को लेकर के इस बार लर्न तमिल करके इस बार थीम का एक बड़ा हिस्सा था, जहां पे काशी तमिल संगमम का आयोजन इस बार कहां होता है, वाराणसी में। और काशी तमिल संगमम की शुरुआत 2022 से हुई थी, ये 4थी बार हो रहा है। तो आप देखिए तो काशी तमिल संगमम में भाषाओं को सीखने, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम देखें स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों के पर भी चर्चा की। देखिए यहाँ पे उपलब्धि से ज्यादा चुनौती पर भी चर्चा हुई, क्योंकि अभी आने वाले समय पे भी कुछ और हमें जो आवश्यकता है चुनौतियां, जैसे कि बेरोजगारी, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये देखिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में AMR की बात कही, एंटीबायोटिक प्रतिरोध। अब देखिए होता क्या है कि भारत के बारे में ये बात कही भी जाती है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक ट्रेंड है कि लोग खुद से ही दवाइयां ले लेते हैं अपने हिसाब से मेडिकल स्टोर से। इस चक्कर में साल भर में कई बार लोग खुद से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक ले लेते हैं कि जिससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक दवाएं जरूरत पड़ने पर, जैसे कि निमोनिया हो गया, UTI जैसी बीमारियां हो गई, वहां पे बेअसर हो जाती है। तो एंटीबायोटिक दवाइयों को इस तरह से नहीं कंज्यूम करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए युवा सशक्तिकरण और नवाचार पर भी बात हुई। 2026 में एक खास प्रकार का आयोजन होने वाला है, उस खास प्रकार के आयोजन को कहा जा रहा है यंग लीडर्स डायलॉग। और ये विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए दिशा में एक कदम है। तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की बात कही गई, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 1984 में घोषणा हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था 1984 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो यहाँ पे 12 जनवरी को जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है, इसमें होगा क्या, जो युवा हैं वो नवाचार के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, कृषि के बारे में, यानी कि भविष्य में वो कैसे योगदान दे सकते हैं, देश किस दिशा में आगे और किस बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है, उसमें अपनी कुछ बातें रखेंगे। फिर उसके बाद एक बात आती है स्थानीय नवाचार की। मणिपुर एक स्थानीय नवाचार से भी इस वक्त खबरों में रहा, नाम है मोइरांग थेम सेठ। अब देखिए 40 वर्ष से भी कम उम्र के ये व्यक्ति थे, और वहां पे उन्होंने बहुत जगहों पर सोलर पैनल लगाया, और कई जगहों पर वहां पे उन्होंने जो ऊर्जा की जरूरत थी, बिजली की जरूरत थी, वो उपलब्ध कराई। फिर उसके बाद भारतीय संस्कृति का वैश्विक विस्तार अगर हम देखें, तो भारतीय संस्कृति के वैश्विक विस्तार का संबंध यहाँ भाषा के संदर्भ में है। तो अगर हम देखें कन्नड़ भाषा को लेके एक कन्नड़ पाठशाला इस बार चर्चा में थी, और कन्नड़ पाठशाला के जरिए 1000 से अधिक बच्चे कन्नड़ भाषा सीखे। कहाँ सीखे, ये दुबई में सीखे, यानी कि UAE में। और उसी तरह से फिजी, जिसे अपने आप में ही एक मिनी इंडिया भी लोग कहते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में है, ओशनिया के पास में है। तो वहां पर तमिल भाषा से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और जहां पर अभी हाल में तमिल दिवस भी बनाया गया। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तमिल दिवस किस तारीख को मनाया गया था। अब यहाँ पे देखिए 2-3 बातें हैं। हम कन्नड़ और तमिल यहां देखते हैं कि फिजी में तमिल भाषा की चर्चा हो रही है, दुबई में कन्नड़ भाषा को लेकर के सिखाने पे हम देखते हैं कि प्रयास किया जा रहा है। यहां तक कि काशी तमिल संगमम भी होता है, यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच का जो भाषाई विवाद है वो कहीं ना कहीं एक
सेतु के माध्यम से दूर करने का प्रयास हो रहा है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ें और देखें तो ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी एक स्मरण मिलता है। नाम है पार्वती गिरी, पश्चिमी ओडिशा की है ये पार्वती गिरी। पार्वती गिरी ने जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आप सबको याद है भारत छोड़ो आंदोलन, वह भारत छोड़ो आंदोलन में सिर्फ ये 16 वर्ष की थी। अब सोचिए सिर्फ 16 वर्ष की आयु में पार्वती गिरी प्रचार कर रही हैं आजादी के लिए, वो भी रैली में शामिल हो रही हैं। तो इनके लिए इनकी जन्म शताब्दी जो है 2026 में आने वाली है, जनवरी 2026 में इनकी जन्म शताब्दी है। तो 2026 में इनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, यह बात दिसंबर 2025 में ही बता दी गई है। तो ये पता रहे इनका संबंध कहां से। उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी समाज सेवाएं की, तो जनजाति कल्याण के लिए, अनाथालयों के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे काम किए। तो हमने जितने पॉइंट्स देखे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिससे आपकी परीक्षा में सवाल को लेकर के कुछ प्रमुख बिंदु बन सकते हैं। ओवरऑल तो ये बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चर्चाएं थी, इसमें से कुछ बिंदु आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। Everyday wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।